प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले शहबाज शरीफ की काबीना ने हलफ उठा लिया, बिलावल हिस्सा न बने, इख्तलाफात जेरे गर्दिश। पीपल्स पार्टी की डिमांड पर शहबाज शरीफ ने मामला नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दिया, जबकि हुकूमत ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया मुहिम में मुलविस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी खत्म करने का फैसला, राना सनाउल्लाह का आइन शिकन घड़ी चोर को जेलों में डालने का ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, वोट लेने के बावजूद हमजा शहबाज वजारत आला का हलफ लेने में नाकाम, तहरीक इंसाफ की बाकियात ने नई हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात खड़ी कर दी। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे IMF मुतालबात के बारे में, नई हुकूमत के लिए सख्त मुआशी फैसलों के लिए दबाव, डॉलर महंगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए भी दबाव बढ़ने लगा। ये तमाम चैलेंजेस हैं जो इस वक्त नई हुकूमत को दरपेश हैं। कुछ उनके इंटरनल चैलेंजेस हैं और कुछ बकौल उनके इनहेरिट किए हैं, लेकिन अब उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज काबीना की में हलफ बर्दारी हुई और जिन जिन वज़रा ने हलफ उठाया, थोड़े उनके कलमदान अगर डिस्कस करें, एंड देन वो जो आपस में अभी तक कंसेंसस नहीं हो रहा बहुत सारी चीज़ों पे। पहले तो शुक्र है खुदा का कि आज 9 दिन के बाद जाके फेडरल गवर्नमेंट का क़याम पेश आया कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद। इस कैबिनेट के 2-3 बहुत बड़े मसले हैं। एक तो ये है कि ये वो जिसे गैर फितरी कुछ लोग कह रहे हैं लाइन्स है, मैं कह रहा हूँ सबके चूँकि मुफादात बड़े मुतजाद हैं इसलिए इनके अंदरूनी मसाइल बड़े होंगे। ऑलरेडी मसाइल कुछ इस मशीन में से ना ची चाँ की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अख्तर मेंगल साहब ने, क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ पे वाक़या हुआ है, बलूच लोग मारे गए हैं और उसकी प्रोटेस्ट के अंदर जो है उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि शायद मैं ये गवर्नमेंट भी ना करूँ। हर पार्टी कह रही है, कोई MQM वाले कह रहे हैं जी हमारे 9 बंदों से ये 174 बंदे इकट्ठे हुए हैं, वो बाप वाले कह रहे हैं जी हमारे अगर 4 ना होते नहीं बनने। इस तरह ही जो है ज़ाहिर है एक की भी इनमें से हट जाए तो एलाइज की जो गवर्नमेंट है ना वो टूट जाती है। वो के मुनर्रफ अफराद हैं मगर ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। फिर एक इशू आ जाता है कि मल्टीपल पावर सेंटर्स बन गए हैं बहुत ज़्यादा, पहले भी होते हैं, हमेशा पाकिस्तान की तारीख में ये हमारा एक मसला रहा है। पर अभी ज़रा ये दराड़ें ज़रा संजीदा और संगीन नौयत की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के बॉर्डर पे साइड पे 7 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए और जो है उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में के बॉर्डर एरिया के अंदर जो है जेट्स इस्तेमाल करके बमबारी की। वैसे ड्रोन का रहा है कि ड्रोन यूज वहाँ पे एरियल बम्बार्डमेंट, लेट से एरियल बम्बार्डमेंट की गई जिससे कि वहाँ भी जो है ना बताया जा रहा है कि 30-40 अमवात हुई हैं। अब मोहसिन दावड़ साहब ने जो है वो इस तरह की जो है हकूक़ के लिए वो बात करते हैं, उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर तकरीर कर दी। तो पहले ये होता था कि PTI में से एक आदमी उसको बैलेंस करने के लिए एक तकरीर कर देता था और अभी बिलावल साहब का कई लोग कह रहे हैं कि सरार था कि इनको कैबिनेट में डाला जाए। तो बहरहाल ये चाहे कुछ लोग उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें मगर एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ये इशू है जहाँ पे इस एलाइज के साथ दराड़ करने में आ जाती हैं। पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर जो है मौक़िफ़ डिफरेंट है, वो हमेशा मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के साथ खड़े होते हैं और भी बड़े एलाइज़ हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब इसको एक रेड लाइन समझते हैं। मुझे इतला ये है कि उन्होंने कहा है कि जब उनसे बात की गई कि जनाब इनको भी किसी तरीके से एडजस्ट करें या इनके मामले को भी देखें, तो उन्होंने कहा जी ये रेड लाइन है, ये जाके भाईजान से बात करें, ये भाईजान फैसला करेंगे लंदन में। अब तो वो सुना लंदन जा रहे हैं। तो इस तरह की दराड़ें हर MQM के लिए भी जो है ना कराची के जलसे के बाद और ये मसाइल आएंगे टाइम टू टाइम। आप देखेंगे ये सारे जो एलाइज हैं जो अपने अपने मफाद, बाप पार्टी वाले भी जब देखेंगे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर उनको उनके मुताबिक के जो वादे किए गए थे नहीं मिले तो वो भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। होता ये है कि कामयाब चीज़ के अंदर हर कोई जो है ना उसका क्रेडिट लेता है और जब चीज़ ख़राब होती है तो वो खराबियाँ सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो इकोनॉमी का नज़र आ रहा है। इकोनॉमी की उस दिन मैंने आपसे जिक्र किया था
रिजर्व्स जो है ना 10.8 बिलियन के रिजर्व्स हमारे आ गए हैं, जिसमें से अगर 7 बिलियन जो कि सऊदी अरेबिया यूएई का निकाल दें और करेंसी स्वाप्स निकाल दें और जो इसके अंदर जो एक्चुअल हमारा नहीं है वो निकाल दें तो वो माइनस में, मतलब जीरो पे आप चले जाते हैं कि आपके रिजर्व जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर 0.06 माइनस नेगेटिव में वो है। और जो थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी 1.5 महीने के रिजर्व्स हैं इंपोर्ट्स के बराबर, जबकि 3 महीने के मिनिमम चाहिए। और आज मैं हफीज़ पाशा साहब का फिगर देख रहा था, उन्होंने डराया है कि जनाब ये बड़ी जल्दी 1 साल के अंदर जो है और ये कुछ महीनों में जून के अंदर, क्योंकि आपने पेमेंट्स करनी होती है ना अदायगियाँ 7 बिलियन के करीब, आपने सिर्फ 7 बिलियन जून तक क्लियर करना होता है, अपनी डेट्स क्लियर करने होते हैं। तो कह जी ये -10 बिलियन नेगेटिव में रिजर्व जा सकते हैं, -10 बिलियन डॉलर्स। तो ये अगर पिक्चर है तो फिर ये फिर मैं डराना नहीं चाहता ये, क्योंकि हफीज़ पाशा साहब है और उनकी बेगम साहबा बाय द वे फाइनेंस की मिनिस्टर लग के आई हैं, नहीं अभी भी एडवाइजर लगी है मेरा ख्याल है। आयशा बीबी जो आई हैं, आयशा गौस जो हैं, तो वो ये वो सूरत हाल है जो कि श्रीलंका को इस वक्त दरपेश है कि वो ये बैंकरप्सी ऑलमोस्ट के -10 बिलियन डॉलर पे रिजर्व अगर जाते हैं। सो ऐसी हालत में, और उनका कहना है कि सबसे बड़ी इसकी वजह जो है वो सियासी गैर इस्तेहकाम है, कि जो कि डॉलर का इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, फॉल के लिए, कि आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसकी जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। तो अगर ये नहीं होगा, जिस तरह के हालात हैं कि जलसे हो रहे हैं और दो इस वक्त बिल्कुल एक वॉर लाइक सिचुएशन हुई है, सिविल डिस्टर्बेंस है, मैं अनरेस्ट या सिविल वॉर नहीं कह रहा, सिविल डिस्टर्बेंस है। और इमरान साहब खान के जो जलसे आ रहे हैं, बहस की है कि इलेक्शन ये 2-3 महीने में होने हैं या जिस तरह नून लीग की ख्वाहिश होगी कि 1.5 साल बाद टाइम पे करवाए जाएं, ये एक बात है। तो ये अब इसका बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, एक तो ये अंदरूनी हालात पे, दूसरा इमरान खान पे, उनके अब लाहौर का जलसा आ रहा है और अभी से खबरें आ रही हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंटरनेट की ठीक करने के लिए पीटीए ने कुछ इन्होंने चीज़ें उसको रोकने की कोशिश कर दी हैं। उनके असल इशू अब ये नहीं रह गया कि उनके जलसा बड़ा होगा या छोटा, जो कि वो बड़ा जलसे करते आ रहे हैं और एक विंड चल रही है उनके फेवर में, तो जलसा बड़ा होगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आ गया है कि जो कि नून लीग के जलसों में भी था कि वो क्या कहते हैं। हर रोज़ थोड़ा सा उनकी सब्र का पैमाना नज़र आ रहा है कि रोज़ का एक इंकशाफ वो कर रहे हैं, जिससे कि वो ड्रैग इन कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। एक दिन वो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का कहा कि उधर से नाम आया था, उन्होंने अदालतों के मतलब बात करनी शुरू कर दी है, उन्होंने और चीज़ें बातें शुरू करनी हैं। सो जलसे में वो क्या कंटेंट करते हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक पहलू है। मैं इस तरह की मिसालें दोहराना नहीं चाहता कि माजी में मैं इकरार साहब को सुन रहा था, ये एयर पे भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कई दफ़ा रेड लाइंस जो है ना माजी में पार्टियां ने क्रॉस कर ली थी, एमक्यूएम ने क्रॉस कर ली थी और भी बड़ियों ने, तो इनको भी बिल्कुल पीटीआई को ये वाला देखना है। और मैं एक और मिसाल देना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई थी वो 1945-46 की जो लेजिस्लेटिव असम्बली बनाई गई थी, जिसमें लियाकत अली खान साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, और वो नहीं चल पाई थी, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान उन्होंने कहा नहीं जनाब ये इकट्ठे नहीं चल सकते। सो ये जो है हमारा वजूद भी वहाँ से आया, और अब इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि जो भी हो जैसा भी हो फौरी तौर पे सियासी इस्तेहकाम चाहिए। ये एक हद से वो नहीं जाएगा, और ये फिर जिम्मेदारी जो है ना, बहरहाल जिन्होंने माजी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है या अभी जिन्होंने इस दफ़ा की है, तो उन पे प्रेशर सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये क्योंकि नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ये कैबिनेटें बनाई जा रही हैं और गवर्नमेंटें बनाई और गिराई जा रही हैं, तो ये किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी तरह से बिठा के ये फैसले करवाने पड़ेंगे। इसमें फिग लीफ नहीं रह गया, ये बड़ी क्लियरली यहाँ हो चुका हुआ है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। तो जैसे कि माजी की अगर ख़राब थी तो ये भी खराबी है, तो इसके अंदर से इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा।
यानी बीच बचाव जिन्होंने पहले कराया उन्हें दोबारा भी कराना पड़ेगा। अच्छा क्लास साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब जैसे हमने बात की कि नए वज़रा ने हलफ ले लिया है, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जी हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। मरियम औरंगज़ेब 2 दिन से बात कर रही हैं और लोगों को एड्रेस कर रही हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अनलाइक बल्कि उन्हीं की तरह माजी पे जो कहते थे कि मीडिया को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं किया जाना चाहिए, ऑल्दो आपका भी ये मौक़िफ़ रहा और अक्सर लोग ये कहते थे कि सोशल मीडिया एक ऐसी वॉइस है जिसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं किया जा सकता, बट फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ होता था और पिछली गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको रेगुलेट करें और थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट करें। अब वो ये कह रही हैं कि नहीं, हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि ये तमाम चीज़ें हो। तो जो डायरेक्शन है इन वज़रा की, आपको लगता है कि ये ठीक तरफ जा रहे हैं? इस पे अगले सेकंड में बात करते हैं। ज़रा कुछ और 1-2 इशू आमिर भाई ने उठाए हैं, उन पे बात करने की ज़रूरत है। मैं स्पेशली फोकस करना चाह रहा हूँ अख्तर मैंगल और मोहसिन दावड़ पे, बाकी चीज़ें तो हो रही हैं। मेरा ख्याल है मोहसिन दावड़ को या अख्तर मैंगल साहब को कभी एफर्ट नहीं करनी चाहिए कि इन लोगों को कैबिनेट में बैठना चाहिए, मेरा ख्याल है। एक उनका पर्टिकुलर पिक्यूलियर एक उनका स्टांस है जो ठीक होगा उनके फॉलोअर्स के लिए। ऐसी आवाज़ों को अपोजिशन में रहना चाहिए। जैसे हम ये महमूद खान चकजई को समझते थे कि ऐसे बंदे को अपोजिशन में रहना चाहिए। इवन बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शी वाज वन ऑफ द बेस्ट अपोजिशन लीडर्स, हुकूमत में गई, करप्ट हुई, जो कुछ हुआ हमारे सामने हुआ। ऐसे इमरान खान साहब के बारे में कहा जा सकता है आपके, हमने इनके देख लिया 3-3.5 साल गवर्नेंस के, कि इमरान खान मे बी द बेस्ट अपोजिशन लीडर, ये उसमें हुकूमत में जाके वो कामयाब नहीं हो सके। कुछ भी कहते रहे, हमारे सामने है उनकी भी उनकी परफॉर्मेंस। ये तो लकी रहे हैं कि उनको हटा दें, नहीं तो साल बाद तो इनको अगर मेरा नहीं ख्याल कि 15-20 हज़ार सीटें ले सकते अगर अपनी परफॉर्मेंस पे इलेक्शन लड़ने जाते ना 5 साल बाद। इनको 15-20 सीटें शायद वो भी केपी में इनको मिल जाती तो मिल जाती, बाकी कहीं नहीं मिलनी थी। अभी भी उनकी तकरीर देंगे। अभी मैं उनका मैसेज सुन रहा था जो उसके लाहौर जलसे के लिए दिया है, उनका 1.5 मिनट का उनका क्लिप है। एक लफ्ज़ भी अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे नहीं है कि 3.5 साल में मैंने क्या किया है। आपको याद है उसकी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की, उसने 2 मिनट और 20 सेकंड में अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस गिनवाई थी, अगर आपको याद हो। बहुत बड़ा उनका वायरल हुआ था, उसका खतून जो थी उनका हुआ था। खान साहब के जितने क्लिप आ रहे हैं, जितनी उनकी तकरीरें आ रही हैं, जितने सारी उनके सहाफ़ियों से मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं पर कोई एक अपनी अचीवमेंट वो नहीं बता रहे कि मैंने 3.5 साल में क्या किया है। एक ही है कि अमेरिका ने हटा दिया, साजिश हो गई है। और अब हम आ रहे हैं अगेन, आपको याद होगा 1940 में जो जहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था या उसकी रेजोल्यूशन हुई थी आज़ाद कराने के लिए, अब हम एक और वहाँ पे जलसा करेंगे। सो खान साहब भी अपोजिशन में आके अच्छे लगते हैं और हुकूमतों को टफ टाइम देते हैं, उनको चेक में रखते हैं, गवर्नेंस करने पर मजबूर कर सकते हैं। और बहुत सारी करप्शन चीज़ें जो है ना रुकी रहती है, इनके डर की वजह से, इनके खौफ की वजह से अदालतें भी बची रहेंगी, मीडिया भी बचा रहेगा और सिविल सोसाइटी भी बची रहेगी। जिन पे ये हमलावर होते हैं सारे आके, नवाज शरीफ साहब की ये पार्टी पे हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि जब इनको थोड़ा सा फ्री हैंड मिलता है अदालतों पे हमलावर हो जाते हैं, मीडिया पे भी हो जाते हैं, फौज पे भी हो जाते हैं, सिविल सोसाइटी पे भी हो जाते हैं, पार्लियामेंट पे भी हो जाते हैं। सो ये इमरान खान साहब का एक पावरफुल उस अपोजिशन के तौर पर रहना बड़ा ज़रूरी है। ये मुल्क के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। एक चीज़ मोहसिन दावड़ साहब और ये अख्तर मैंगल साहब हैं, आप लोग जो हैं आप एक उसको पर्टिकुलर उसके साथ विजन के साथ हैं, फिलासफी है, हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं। आपने हुकूमत में शामिल होकर क्या करना है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। आप बलोचों के राइट्स की बात करते हैं, मैं अभी भी समझता हूँ बेहतर तरीके से आप अपोजिशन में फाइट करते हैं। अब जरूर हुकूमत को सपोर्ट दें, आप अपोजिशन बेंच पे भी आप उनको दे सकते हैं कि अपोजिशन के बेंचेस पे बैठें। ये मोहसिन दावड़ साहब बैठे, अभी मुझे बताएं कि मोहसिन दावड़ साहब वजीर बन जाते फॉर कोई उनको छोटी मोटी मिनिस्ट्री देते, जो गुफ्तगू आप वो करते हैं वो अफगानिस्तान का एक समझते हैं कि उनके साथ हमारा एक उनके साथ एटीट्यूड ठीक नहीं है, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है, या पश्तूनों के साथ ठीक नहीं हो रहा, या ट्राइबल एरियाज में नहीं हो रहा। आप एक वजीर बन के चीज़ें बातें कर सकते हैं, आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। उसके पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर सपोर्ट दे के उनको कहें हम सपोर्ट आपको दे रहे हैं हुकूमत को, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं है। ये अख्तर मैंगल साहब को भी ये पॉइंट रखना चाहिए। मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जी मुझे पहले भी ऑफर हुई थी, मैं अभी वजीर बनना ही नहीं चाहता। तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। बाज़ लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में वजीर बनने नहीं जाते, वो लोग अपना एक पर्टिकुलर जो ब्रांड ऑफ उनकी फिलासफी है, विजन है, या पोलिटिकल जो उनके स्टैंड है उसके लिए जाते हैं। तो मोहसिन दावड़ को तो उनको कह देना चाहिए कि मेरे लिए आप इस तरह ना मसाइल पैदा करें। मैं पख्तूनों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान के मसाइल पे बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रीजन पे हमारे किस तरह के तल्लुकात होने चाहिए, जो भी है कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं और उनके जिस तरह के भी हैं। इसी तरह अख्तर मैंगल साहब हैं, और मैंगल साहब भी हर दफ़ा बच्चों की तरह ना रूठ जाया करें, मेरा ये ख्याल है। वो भी वही बन के, जैसे हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली होती थी, आपस में लड़के हमारे तल्लुकात दोस्त हैं, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रही। यू आर ए मैच्योर पॉलिटिशियन, एक तकरीर करें,
अच्छी तकरीर आप करते हैं, अच्छी गुफ्तगू आप करते हैं, हुकूमत से डिमांड्स करें, मुहदे करें, अच्छा चले आप उसमें एक उसको 1-2 घंटे के लिए वहां से वॉकआउट भी कर दें रजिस्टर्ड करने के लिए। ये मतलब मुझे नहीं आज तक समझ आई इनकी चीज़ों की। मुझे 20-22 साल मुझे हो गए, आमिर भाई को 30-35 साल हो गए। ये नया तरीका है कि हुकूमत में हैं भी सही, लड़ भी रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को उनको ना वजारतों की लालच करनी चाहिए, ना उनको बैठ के कोई आके प्रिविलेज मांगने चाहिए, उनको आवाम के लिए खड़ा होना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए, चाहे उनके लिए जितने भी उनको मसाइल होना चाहिए। सो मैं नहीं एग्री करता जो कुछ इस मोहसिन दावड़ साहब को वजीर बनाने की कोशिश हो रही है, उन्हें खुद इनकार करना चाहिए और डटे रहना चाहिए जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या मौके है। इसी तरह अख्तर महंगल को डटे रहना चाहिए। लेकिन ये कहना कि हमें वजारतें दे दें, 2 दे दें, 4 दे दें, फलां दे दें, मुझे समझ नहीं आई आज तक नेशनलिस्टों की कि वजारतें लेके आपने क्या करना है। बगैर वजारतों के आप ज्यादा इफेक्टिव हैं। बहरहाल उनकी मर्जी है, हम तो ठीक है। क्लास इसको कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। और इसके अलावा सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा किया है हुकूमत ने, इसके ऊपर ही बात करेंगे। पंजाब में क्या सिचुएशन है इसके ऊपर ही बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ये बताइएगा कि जो बिलावल नहीं बने हैं हिस्सा, और ये सुनने में आ रहा है कि कुछ इख्तलाफात हैं और फिर अब ये जाके नवाज शरीफ के साथ सेटल होंगे, इस पे क्या कह रहे हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त यही है। एक तो बिलावल के हवाले से आपने देखी, उन्होंने हिना रब्बानी खैर वैसे उनकी बड़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लास्ट टाइम रही हुई थी और उनको मगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया फॉरेन अफेयर्स का, और आम ख्याल किया जा रहा है कि शायद बिलावल साहब के लिए स्लॉट खाली रखा गया है। अब बिलावल के लिए 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो ये क्लास साहब पॉइंट आउट जो कर रहे हैं बार बार कि वाकई उसके लिए एक अखलाकी पहलू है कि शहबाज शरीफ के अंडर क्या क्या कुछ एक दूसरे के बारे में नहीं करते रहे, उसके अंडर काम करना एक अखलाकी मसला है और ज़िद में ज़रूर की जाती है। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आसिफ ज़रदारी से गुलाम इसाक़ खान को से बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने करप्शन में उनकी गवर्नमेंट डिज़ोल्व की थी 1990 में, तो उन्होंने 93 में शर्त रखी थी कि इससे ओथ आप लेंगे तो उनको कैबिनेट का हिस्सा बनवाया था। तो ज़िद पूरे करने के लिए कई दफ़ा पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये ज़रूर किया जाता है। तो ये तो हो गया इखलाकी पहलू। दूसरा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 2 मिनिस्ट्रियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, लाजमी हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाती है, मसाइल आ जाती हैं। एक इकॉनमी, दूसरा फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इन दोनों की जिम्मेदारी उसको बहरहाल लेनी होती है और फेस ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इकॉनमी में जो भी कुछ होगी, जो मर्जी, ये तजर्बा आगे करके 2008 में करके देख लिया था कि पीपल्स पार्टी ने पहला बजट जो है इसहाक डार साहब ने पेश किया था, लोगों को अगर याद हो, तो वो नहीं चल सका था। कुछ अर्से बाद ये नून लीग वाले उनसे सेपरेट हो गए थे। उस तरह मैंने अभी जिस तरह एग्जांपल दी कि लियाकत अली खान साहब को जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, उस मिनिस्ट्रियों की लेजिस्लेटिव असेंबली जो सेंट्रल बनी थी, उसके बाद कांग्रेस ने भी डिसाइड किया कि जनाब ये मुसलमानों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ हम इकट्ठे गवर्नमेंटें नहीं बना सकते। तो वो भी, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए एक किस्म की तैयारी कर ली थी। हमने भी देख लिया था कि इनके साथ नहीं चल सके, तो पाकिस्तान वजूद में आया। तो अब भी जो है फॉरेन अफेयर्स में ख़ास तौर पे अगेन और मसला ही आता है। फॉर एग्जांपल ये भी जो बात की मैंने, लेट्स से कि ये पाकिस्तान फ़ौज का जो है, जो एक हमने काउंटर अटैक किया, 7 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, तो इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस के अगर बिलावल साहब हों मिनिस्टर, तो उनकी मोहसिन दावड़ साहब की जो एक पोजीशन है उसके साथ वो अक्सर एग्री करते हैं। तो एज फॉरेन मिनिस्टर वो ये क्या, पाकिस्तान फ़ौज की, बहरहाल पाकिस्तान फ़ौज जो होती है वो एक रियासत की नुमाइंदगी कर रही होती है और प्राइम मिनिस्टर भी रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट की और रियासत की। तो क्या वो ये कह सकते हैं कि इसकी मजम्मत कर सकते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज ने जो ये काउंटर ऑफेंसिव किया, और मोहसिन दावड़ तो ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के 7 शोधा का नाम लिए बगैर कि उनका भी अगर जिक्र कर देते हैं कि वो शहीद हुए और ये एक काउंटर अटैक भी था, उनका जो भी मौक़िफ़ है मैं उनसे एग्री करूं या ना करूं, मगर एज फॉरेन मिनिस्टर या एज प्राइम मिनिस्टर आपको आपके जो भी फॉरेन ऑफिस के और पाकिस्तान की फ़ौज के एक्ट्स ऑफ वट एवर विदर यू एग्री और नॉट, आपको ओन करने पड़ते हैं। ओन नहीं करने पड़ते, आप कहते हैं ये मेरी मर्जी से ये मैंने करवाए हैं। और दूसरा ये कि फॉरेन अफेयर्स पे लेट से पीपल्स पार्टी का, नून लीग का कई चीज़ों पे इख्तलाफ होगा,
तो पीपल्स पार्टी के बड़ी जगहों पे बड़े व्यूज़ हैं डिफरेंट फॉरेन अफेयर्स पे। बिलावल साहब एक तरफ जा रहे हों, अफगानिस्तान हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, लंदन हो सकता है, यूक्रेन हो सकता है, और शहबाज शरीफ साहब डिफरेंटली सोच रहे हों, फौज किसी और तरफ सोच रही हो। ये जो हमारा एक पहले हाइब्रिड का सिस्टम था कि जी एक पेज पे आ गई है गवर्नमेंट और ये 4.5 साल चला, तो अभी ये जो मैं कह रहा हूँ ना मल्टीपल पावर सेंटर्स, ये इसकी एक प्रॉब्लम्स होंगी जो कि इस तरह की एक भानुमति के कुंबे जैसी कैबिनेट के अंदर ये इख्तलाफात आएंगे। जब प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं फॉरेन मिनिस्ट्री होगी तो ये इसका एक आपसे पैराडॉक्स है, ये इसकी प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जी इखलास साहब, अब जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि एपी सेंटर एक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी पार्टीज़ का कोalition है और इसमें डेफिनेटली नज़रियात इन पार्टीज़ के डिफरेंट हैं, स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट हैं, सोच अप्रोच फ़र्क है। तो ये जो बात आमिर साहब कह रहे हैं कि बिलावल अगर आते हैं, एक तो अखलाकी पहलू, दूसरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी। हमने देखा ऑलरेडी एक सेंसिटिव मोड पे खड़ी हुई है। आमिर साहब की राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं बड़ी मेहरबानी, मैं पहले मैं आपकी शक्ल से, आपकी स्माइल से जो है ना अंदाजा लगा लेता हूँ कि इख्तलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट वाला हिसाब है कि मैं इनसे एग्री नहीं करता, रिस्पेक्ट करता हूँ। 2-4 चीज़ें हमने इसी तरीके का इमरान खान साहब को चढ़ाए रखा कि आपने सर पार्लियामेंट नहीं आना, आपने स्टैंडिंग कमेटीज़ में नहीं बैठना, आपने क्वेश्चन आवर में नहीं बैठना, आपने किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं बना, क्योंकि आप सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए पैदा हुए। यही नवाज शरीफ साहब को हम ये ग्रूम करते रहे कि आपने मियाँ साहब 8-8 महीने पार्लियामेंट नहीं जाना, 6-6 महीने कैबिनेट नहीं बुलानी, पूरी दुनिया फिरनी है, पार्लियामेंट को आपने सीरियस नहीं लेना, कभी किसी कमेटी में नहीं बैठे वो उसमें जब अपोजिशन में थे, किसी कमेटी को हेड नहीं किया, कुछ नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो से आने निकले, उन्होंने कुछ अरसे के लिए सही उन्होंने फॉरेन अफेयर्स कमेटी ले ली थी जब नवाज शरीफ साहब का दौर था। इन बिलावल ने भी समझदारी की थी कि इन्होंने भी 1-2 कमेटी मेरा ख्याल ह्यूमन राइट्स वगैरह की ले ली, इनको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ग्रूमिंग हुई। इमरान खान साहब का क्या फॉल आउट हुआ, हमें वो डिजास्टर की तरफ गए, उन्हें गवर्नेंस का टक्के के नहीं पता था। खुद कहा उन्होंने, हम क्या कहें, उन्होंने हमारे सामने दर्जनों दफ़ा माना कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। भी आपको क्यों कुछ पता नहीं था? 20 साल से आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप किसी कमेटी में जाते हैं। मतलब मैं इनकी जगह होता, लाड़ भेड़ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनता, मैं फाइनेंस कमेटी में बैठता, मैं फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में बैठता, मैं डेवलपमेंट वाली कमेटी में बैठता, ताकि सीखूं यार, कल को मैंने वज़ीर आज़म बनना है तो मुझे पता तो होना चाहिए। आप अपने रोमांस में रहे कि ये छोटी मोटी चीज़ें, मेरा तो काम ही नहीं हो भाई, मेरे आपने मुल्क चलाना है, आपने 22 करोड़ लोगों को लेकर चलना है। आपकी अपनी एरोगेंस, रूडनेस, अपने साथ मोहब्बत प्यार, अपनी जगह बहुत बड़े लीडर होंगे अपनी पार्टीज के लिए, अल्टीमेटली तो आपने 22 करोड़ लोगों को चला रहे हैं ना, जिनका नारा लगा के आ रहे हैं। आप सीखने को तैयार नहीं है, लर्न करने को तैयार नहीं है। आप बिलावल साहब के साथ हम यही कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है। बाकी उनकी अपनी पार्टी के, इन्होंने बात की अखलाक की उसकी भी, पहले कौन सा अखलाक बचा हुआ है यहाँ पे? जब आपने लाइन में लग के, आपने, आपकी पार्टी ने, आपके अब्बा हजूर ने, सब ने मिलकर वोट डाल दिया। मैंने तो आपका ये कहीं पढ़ा था ट्वीट, मैंने कहीं आप ये कहीं कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के अंडर, शहबाज शरीफ के, अच्छा फिर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगा कि आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ के अंडर बिलाल बड़ा बुरा लगेगा। सर मैंने कहीं नहीं किया, मैं माफी चाहता हूँ, मेहरबानी सर, इट्स एक्सेप्टेड। मैंने कहीं नहीं कहा, ये ओपनली कह रहा हूँ, कोई अगर सुनने वाला आपके वाले से कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरा नहीं था सर, किसी और मैं मान लेता हूँ। अच्छा सर, अब ये बिलावल को हमने ऊपर चढ़ाई जा रहे हैं तो भाई मेरे अखलाकी पहलू कहाँ रहेंगे? इतनी सारी गुफ्तगू, जरदारी साहब ने उनके बारे में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, एट द वन डे उन्होंने कहा नहीं जी कि लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव। आपने सारी अपनी पार्टी उसमें घुसा दी है। पहले भी आप तजर्बा किया हुआ है, आपको 2008 वाला जिसकी आप अभी बात करेंगे मेरा ख्याल है, ऑलरेडी आपने कोलेशन चलाई है। ये बेस्ट टाइम है मेरा ख्याल है बिलावल साहब के लिए कि आप सीखें, फॉरेन ऑफिस में जाएं, आपके साथ बड़ी अच्छी कंपिटेंट उन्होंने हिना रब्बानी खार साहबा लगा दिए, आपको फॉरेन ऑफिस दे दी, आपकी वालदा साहबा के बड़े तल्लुकात थे इंटरनेशनल लेवल पे, इवन ग्लोबली थे, उसमें थे। अमेरिका में देख लें, जो पार्टी है सबसे ज़्यादा करीब रही है बेनज़ीर भुट्टो साहब, हिलरी क्लिंटन या इवन मौजूदा जो बाइडन बैठे हैं या पहले वाले लोग थे। सो बिलावल हमारे लिए इन मुश्किल हालात में जब वो इंटरनेशनल ये कैपिटल्स का दौरा करेगा, मेरा ख्याल इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। उनकी वालदा की जो लेगेसी उसमें खड़ी हुई है, हम उनके बारे में जो भी व्यूज़ रखें इंटरनेशनल लेवल पे उनकी अच्छी खासी, उनको मतलब 2-3 लोग ही थे ना जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते, बेनज़ीर भुट्टो साहब जाने जाती थी या इमरान खान साहब जाने जाते, तीसरा तो इतना बड़ा आपको नजर नहीं आता। अपने आप को ग्रूम करें, साल 1.5 साल आपको मिलेगा हुकूमत देखने का, आपको फॉरेन अफेयर देखने का, मुख्तलिफ उससे लीडरों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का, इंट्रिकेसीज देखने का, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को समझने का। ये चांस आपने मिस किया और सीधा इमरान खान साहब की तरह आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंड किया तो सर यही डिजास्टर होगी जो आपके साथ इमरान खान साहब को देखिए। सो इनके जो हामी हैं, इनको मोहब्बत प्यार करने वाले हैं, जो ये कह रहे हैं कि भुट्टोज आर रूल टू, सॉरी भुट्टोज आर बॉर्न टू रूल, नुसरत भुट्टो साहब ने कहा था
तो मेरा ये ख्याल है दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर इसके लिए, बिलावल के लिए। इन्हें अपनी ईगो, अना, अखलाकियात वो पहले दफन हो चुके हैं, अल्लाह के फजल से किसी में नहीं रही। आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं, आपको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आप इस मुल्क को रूल करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप ये समझे बैठे कि वन डे मैंने आगे रूल करना है, तो एक्सीलेंसीज ये बेहतरीन गॉड सेंट आपको मौका है। कोई ईगो के चक्कर में पहले भी नहीं है। मैं फिर बार बार रिपीट करूं, या तो आपने अखलाकियात पे ये कहीं पे पॉलिटिक्स की हो, अब कल को आपको ताने दिए जाएंगे कि आप उसके फॉरेन मिनिस्टर थे इसके शहबाज शरीफ के। अब उनको भुट्टो साहब की अगर देखें, लेगसी देखें, वो तो सिकंदर मिर्जा से शुरू हुए ना। अब लाख कहते रहे, लेकिन उन्होंने वहां से सीखा, अयूब खान से सीखा, अल्टीमेटली अपनी पार्टी बनाई और 2-3 साल बाद मुल्क के आके वजीर आज़म बनने बैठे थे। सो बिलावल को वो रूट लेना चाहिए। इसको बिल्कुल हम ना चढ़ाएं कि जी आप जो है ना सिर्फ आप आएंगे इमरान खान और उस नवाज शरीफ की तरह आपने सिर्फ वजीर आज़म बनने पार्लियामेंट आना है। और बिलावल हैज़ बीन टेकिंग, उन्होंने बड़ी पर्सनल इंटरेस्ट लिया, प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया है, डिबेट्स में उन्होंने हिस्सा लिया है यहाँ पे। सो ये मौका मेरा ख्याल है, बाकी एब्सोल्युटली नॉट। आप वक्फा लेके मेरा भी 100% डिफरेंट। आमिर साहब एक लतीफा सुनाते करनी उन्होंने अपनी मर्जी 80-10 दी तक सर जी की कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। ब्रेक के बाद आमिर साहब का कमेंट भी लेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बात करें जो माशी मसले हैं उनके हवाले से भी, अगर टाइम मिला तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे। जी, मैं पहले तो मेरा ख्याल है फिर इसरार में करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास ही फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उनके अंडर होनी चाहिए, दूसरी पार्टी को नहीं दी जा सकती। और चलें, अगर पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर लिया उन्होंने और ये दे दी है उनको ये सीट, तो मेरा ख्याल है इनके लिए सबसे मौजूद कैंडिडेट जो है ना वो शहरी रहमान थी। अगर नहीं तो फिर ये सीनियरिटी की बुनियाद पे और तजर्बे की बुनियाद पे हिना रहमानी खर साहबा को ही फुल मिनिस्टर बना देना चाहिए था। उसके अंडर भी बनाया जा सकता है। और बिलावल मगर फॉर डायनेस्टिक रीज़न, और क्योंकि वो वाला है, मैं इनके नेक जज्बात की बिलावल के लिए, क्लास साहब की जो है ना, नहीं मुल्क के लिए उनके वो आप ट्रेनिंग ऑन द जॉब जो है ना आगे हम इमरान खान की भुगत रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा होगा, मुल्क के लिए बिल्कुल नहीं होगा। और उनके लिए भी इसलिए अच्छा नहीं होगा 2-3 रीज़न। भुट्टो साहब इनकी 34 साल उम्र है, वो भी क्योंकि 35 साल की उम्र में फॉरेन मिनिस्टर लग गए थे, मगर उससे पहले 63 पे, तो उससे पहले मगर उन्होंने करियर ही फॉरेन अफेयर्स से स्टार्ट किया था। वो 57 में जब उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को ज्वाइन किया था तो वो यूनाइटेड नेशंस में के डेलीगेशन का हिस्सा बन के गए और उनकी तकरीरें फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले यूनाइटेड नेशंस में 6 साल पहले वो बड़ी मशहूर हुई थी और वहीं से उनका नाम बना था, जिसके लिए उनकी ग्रूमिंग ही फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर बाद में फिर वो होती चली आई थी। और फिर बिलावल इज़ नो भुट्टो। बिलावल साहब जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वाला अभी स्पार्क उन्होंने अपना प्रूव नहीं किया। ये पहले ही जो उनका CNN का इंटरव्यू था उसमें उनसे पूछा गया कि जी जनाब ये डायनेस्टिक उसमें कि ये बाप बेटा तीसरी नस्ल आ रही है, तो उन्होंने हिलरी क्लिंटन की एग्जांपल दी थी कि वो भी तो डायनेस्टिक है। मेरा कैनेडीज़ की या बुश की एग्जांपल देते तो ज़्यादा बेहतर था, फंस गए थे। मगर बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो वैसे भी पीपल्स पार्टी के लिए ये 2-3 माह की शायद गवर्नमेंट अगर चलनी है, और उसमें भी सबसे बड़ा इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये अमेरिकन साजिश है। और अमेरिकन साजिश में वो कह रहे हैं कि कलीदी किरदार जो अदा किया गया है वो हुसैन हक्कानी ने किया गया है, और हुसैन हक्कानी के ऊपर एक पूरा मेमो केस पाकिस्तान के अंदर चला है, और वो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अमेरिका के अंदर एक एम्बेसडर लगाए गए थे। तो ये जो ही अगर ये अच्छा करेंगे अमेरिका से लेके आएंगे तो इमरान खान साहब कहेंगे देयर यू गो। अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर होगा कि जी लो जी इतने बड़े जो है उसको लगा दिया, तो कोई अर्थ नहीं। अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है इनकी। वो 50 साल से ज़्यादा राहुल गांधी को हो गया, 2 उनकी गवर्नमेंटें आई हैं, उसने कोई ऑफिस नहीं ली, कोई मिनिस्ट्री नहीं लिया, और वो बेचारा इंतज़ार करते करते अब तो शायद वही वाला हो गया है। तो मेरा ख्याल है, मैं क्लास साहब का अपनी एहतराम करता हूँ उनके व्यू का, वो मेरा ख्याल है इट विल बी ए गलती। ठीक है क्लास साहब, अब आगे मूव करेंगे, इसी की बात करते हैं। 2-3 मिनट रह गए। 2-3 चीज़ें। फिर कल को आमिर भाई यहीं पे बैठ के इमरान खान साहब के और उनके वजीरों के बारे में 3.5 साल तक आमिर भाई ने एक ही बात की है। मैं कल कहता हूँ राना साहब को इनके क्लिप नहीं करवा, ट्रेनिंग ऑन जॉब। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये ट्रेनिंग उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी आखिर आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी?
उसके बाद समझाएं ना मुझे। फिर आप आके फ्यूचर के अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको कैसे ट्रेन करेंगे? अगर आप आके ओहदा पहले नहीं जूनियर लेंगे। पोस्ट पे जाएंगे आप। वही सर, वो जूनियर पोस्ट के बता रहे सीधा ही फेडरल मिनिस्टर। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छी पोस्ट आपको ऑफर हो रही है, जो मेरा ख्याल है आपको सीखनी चाहिए, लेनी चाहिए। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड से बहुत कुछ आप सीखेंगे। जो बिलावल के अंदर बहुत सारा एग्रेशन है, बाज़ दफ़ा वो भी खान साहब की तरह एक अच्छी खासी कंट्रोवर्शियल चीज़ें कह देते हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब डिप्लोमेटिक वर्ल्ड से बहुत कुछ वहाँ से सीख के आएंगे। जो अगर मेरा ये ख्याल है, इनको ये जॉब, इनको सीट, इनको लेनी चाहिए। आमिर भाई कह रहे हैं कि अमेरिका से कुछ लेकर आएंगे तो यहाँ पे लोग सवाल उठाएंगे। भाई अगर अमेरिका से कोई चीज़ आ रही है जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है, इस मुल्क की भलाई हो सकती है, अभी बैठ के 2 घंटे आमिर भाई ने इस पर आके इकॉनमी पे बात करनी, आज टाइम ने कल करवाइएगा। एक तरफ इकॉनमी के आप यहाँ पे आके पेंट करेंगे डिजास्टर। मैं तो खुश हूँगा, मैं इमरान खान के बता रहा हूँ। इमरान खान साहब एक उस कहते हैं जो आपके मुखालफीन होते हैं ना सर, वो कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लेते होते हैं कि इमरान खान आज फॉर एग्जांपल $240 बिलियन की अमेरिकन एड आई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उनका जी देयर यू गो सर। अगेन आपके मेरे लिए नहीं आई, वो उन्हीं अफगानिस्तान के लोगों बेचारों के लिए आई है, जो वहां पे वो बेचारे घरों ये अच्छी बात है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जिनको आजकल इमरान खान साहब रोमेटासाइज करते हैं ना कि वो बहादुर हैं, दिलेर हैं, गैरतमंद हैं। हम तो नहीं है सारे, हमारे बारे में तो ये रहे हैं, उनके काम नहीं है। वो अफगान भाई हमारे बिल्कुल गैरतमंद है। ये उन गैरतमंदों के लिए अमेरिका ने भेजी, आपके मेरे के लिए नहीं भेजी ना, उन्हें पाकिस्तान के लिए भेजी कि आप रख लें। आपने लड़ना भी है उनसे, आके उनसे वो भी करना है, और फिर आपने कैंपों में भी रहना है। UNHCR ने पूरी दुनिया से खरायत इकट्ठी करके आपको खाने भी खिलाने हैं, हमने लड़ना भी उन्हीं से है। सो अगर कुछ चीज़ें कोई हमारी लीडरशिप, वो चाहे आपको याद हो कि इमरान खान साहब अमेरिका से होकर आए थे, ये ट्रंप से मिलके क्या फरमाया था उन्होंने, वर्ल्ड कप मैं जीत के और हम उस वक्त भी खुश हो गए थे कि इमरान खान साहब की वजह से अगर एक अच्छी बड़ी पावर के साथ हमारे तल्लुकात ठीक होते हैं, हमें वहाँ से कोई बेनिफिट मिल सकते हैं, इकोनॉमिक मिल सकते हैं, सोशल मिल सकते हैं, या मिलिट्री वाइज मिल सकते हैं, या रीजनल तौर पे हमारे को इशू आगे हल करा सकती है बड़ी पावर। अगेन तो वह नॉट, इमरान खान साहब ने ये समझ लिया है कि सब अच्छे काम मैं कर सकता हूँ, मेरे बगैर जितने भी करेंगे ना वो सारे पूरे करेंगे, सोल्ड आउट होंगे, वो बिखे हुए होंगे, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि इनको जाना चाहिए। और यहाँ पे जो बात आपने की थी ना उसके, कि यहाँ पे 3 वो हैं इसके सेंटर हैं फॉरेन पॉलिसी को, हमेशा से रहे हैं, आपकी दफ़ा नहीं है। अब उस पर यह भी नहीं हो सकेगा, बिलावल जो है हुकूमत का हिस्सा भी है उनकी, और वो कल को आके खड़े होकर पार्लियामेंट में वो तकरीरें भी आके उनके खिलाफ शुरू कर देंगे। जब आपने ज्वाइन कर लिया है, आपने दरिया में छलांग लगा दी है, फिर उसके बाद बारिश के कतरों से डरना या कल अपने आप को डिस्टेंस करना आपका मुश्किल होगा। बहरहाल बात वही है, करना अपनी मर्जी है, जारी रहेगा। इट्स एन ऑनगोइंग डिस्कशन। और अभी तो पहला दिन था, झलक लिया है, अभी आगे जाके किस तरह से सिचुएशन जो है वो सेटल होती है और किसको कौन सी वजारत मिलती है, ये प्रोसेस अभी फाइनलाइज होना है। और फिर उसके बाद जो इनकी परफॉर्मेंस है वो किस तरह की होगी, इसको देखना अभी बाकी है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।